यहाँ डीआईजी और सक्करई इस बात को लेके परेशान है कि एक ही टाइम पे 7 लड़कियों ने अलग अलग पुलिस स्टेशन में सरेंडर किया और एक ही बात बोली। मतलब एक मर्डर के 8 सस्पेक्ट्स हैं। क्या सच में इन लड़कियों ने मिलकर चेलप्पा का खून किया है या ये कोई साजिश है? ये तो आगे ही पता चलेगा। चलो अब जल्दी से एपिसोड 3 शुरू करते हैं। मैं हूँ इलेक्ट्रा एंड वेलकम टू इलेक्ट्रा एक्सप्लेन्स। पता चलता है कि न्यूज रिपोर्टर को पूरी इन्फॉर्मेशन एक कांस्टेबल ने कुछ पैसे लेके लीक की थी, लेकिन ये बात मूर्ति डीआईजी को नहीं बताता। इधर सक्करई और मूर्ति नाची का स्टेटमेंट वीडियो रिकॉर्ड करते हैं। वो बताती है कि अष्टकाली के पहले दिन रात के करीब 11:30 बजे वो चेलप्पा से मिलने उसके कॉटेज गई थी। चेलप्पा ने दरवाजा खोला, नाची को अंदर बुलाया। अंदर जाने के बाद वो बैठ गया, फिर उसने नाची को भी बैठने को बोला। नाची बहुत घबराई हुई थी। फिर उसने टेबल पे गन देखी और जल्दी से गन उठा ली और चेलप्पा को गोली मार दी। ठीक है, लेकिन गोली क्यों मारी और फिर उसके बाद बाहर कैसे आई, इसका कोई जवाब उसके पास नहीं है। वो एकदम चुप हो जाती है। मतलब अगर मान लिया जाए कि मुथ्थू के साथ मिलके नाची ने चेलप्पा को मारा, या चलो 8 लड़कियों ने मिलके मारा, 7 बाहर आ गई, एक अंदर रह गई जिसने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया, लेकिन वो जिस अलमारी में छुपी थी उसका दरवाजा बाहर से कैसे बंद हुआ? अब मूर्ति और सक्करई दूसरे पुलिस स्टेशन मुप्पी से मिलने जाते हैं और मुप्पी भी सेम वर्ड टू वर्ड वही बोलती है जो नाची ने बोला था। और जब सक्करई मुप्पी से पूछता है कि उसके साथ और कौन था, तो वो बोलती है कोई नहीं, उसने अकेले चेलप्पा को मारा। बाकी सारी लड़कियां भी सेम वही बात बोलती हैं, लेकिन वो वहाँ क्यों गई थी, क्यों मारा, इन सवालों का कोई जवाब नहीं देती। मूर्ति और सक्करई हर लड़की से जाके मिलते हैं। सबका बयान सेम, सब एक ही बात बोल रही हैं जैसे किसी ने रटा के भेजा है। गांधारी, जो खुद एक क्रिमिनल लॉयर है, बोलती है कि मैंने खुद कन्फेस किया है, मेरा बयान लो और मुझे गिरफ्तार करो। वीरा से जब सक्करई पूछता है कि चेलप्पा को मारने के बाद उसने गन कहाँ रखी, तो वो बोल देती है मैंने वहीं फेंक दी थी, पड़ी होगी वहीं पे। सेन बगम को वो दूसरी लड़कियों के फोटो दिखाते हैं तो वो उन्हें नहीं पहचानती। संधनम, जो एक नर्स है, उससे सक्करई पूछता है कि तुम ये कैसे साबित करोगी कि तुम उस रात कॉटेज में गई थी? तो संधनम चेलप्पा के पहने हुए कपड़ों के बारे में एक एक बात, यहाँ तक के धोती पे लगी मिट्टी तक के बारे में बताती है, जो बिल्कुल सही था। मतलब वो वहाँ थी शायद, या अगर किसी ने सिखाया है तो बहुत डिटेल में तैयार करके भेजा है। बस क्यों मारा, इसका जवाब कोई नहीं देता। इन 8 लड़कियों का आपस में या चेलप्पा से कोई कनेक्शन था, ये कॉल रिकॉर्ड से तो साबित नहीं होता। 8 लड़कियां अच्छी जगह जॉब करती हैं, इंडिपेंडेंट हैं और उनकी फैमिली में कोई नहीं है, अकेली हैं, कोई फ्रेंड भी नहीं है और लगता है कि वो सच में एक दूसरे को नहीं जानती हैं। इधर जेल में विमला और नंदिनी एक और कैदी मरियम को लेके सरोजा के पास आती हैं। असल में मरियम ने अपने पति का खून किया है, इसलिए वो जेल में है और मरियम की बेटी इवाना जेल में ही पैदा हुई थी, जो अब 5.5 साल की हो चुकी है और 6 साल की होते ही इवाना को जेल से जाना होगा, ये गवर्नमेंट रूल है। लेकिन जेल के बाहर इवाना का ख्याल रखने वाला कोई बचा ही नहीं है, इसलिए ये लोग सरोजा से मदद मांगने आए हैं कि वो किसी सरकारी निवास में उसके रहने का बंदोबस्त करवा दे। सरोजा इवाना की जिम्मेदारी लेती है। 3-4 महीनों में सरोजा जेल से छूट जाएगी। अब वो मरियम से बोलती है कि बाहर निकलने के बाद वो इवाना का स्कूल में एडमिशन भी करवा देगी और इवाना को अपने ब्लॉक टीवी देखने भी बुलाती है। इधर नंदिनी को वार्डन बताती है कि उसके वकील चेलप्पा की मौत हो चुकी है। नंदिनी को इस बात का बहुत झटका लगता है और वीडियो कॉल पे जज नंदिनी को बताता है कि हो सकता है उसका केस रीट्रायल पे चला जाए, मतलब नए वकील के साथ केस दोबारा से शुरू हो जाए, जो विक्टिम्स के लिए काफी तकलीफदायक है, मतलब वापस से उसी ट्रॉमा को याद करना। लेकिन जज इस बात को अच्छे से समझता है और नंदिनी से बोलता है कि वो कोशिश करेगा कि रीट्रायल ना हो। अब यहाँ सक्करई परेशान है और वो मूर्ति से बोलता है कि हो सकता है 8 लड़कियों ने मिलके चेलप्पा का मर्डर किया हो। मूर्ति बोलता है कि चलो मान लिया, लेकिन उन्होंने सरेंडर क्यों किया? जिसपे सक्करई बोलता है कि हो सकता है मुथ्थू के पकड़े जाने की खबर जब उनको मिली तो उसको बचाने के लिए ये सब प्लानिंग की हो, ताकि इन्वेस्टिगेशन को भटका सके। अगर ये सच है भी तो उनका आपस में तो कोई कनेक्शन होना चाहिए था ना। कॉल तो छोड़ो, एक दूसरे का नंबर तक उन लोगों के पास सेव नहीं है। लेकिन सक्करई का कहना है कि अगर गहराई से इन्वेस्टिगेशन की जाए, जैसे कि फैमिली के बारे में, स्कूल कॉलेज के बारे में, तो जरूर कोई कनेक्शन निकलेगा। और मूर्ति बोलता है कि वो आसपास के थानों से पता करेगा। अब यहाँ कांस्टेबल गीता मूर्ति को कॉल करके बताती है कि मुथ्थू को 6 बजे के बाद लॉकअप में नहीं रख सकते। क्यों नहीं रख सकते?
क्योंकि लॉकअप में किसी को भी, फीमेल हो या मेल, 24 घंटे तक ही रख सकते हैं बिना मजिस्ट्रेट के सामने पेश किए, और 24 घंटे बाद वो इलीगल डिटेंशन माना जाता है। और बाकी पुलिस स्टेशन से भी कॉल करके पूछ रहे हैं कि बाकी लड़कियों का क्या करना है। मूर्ति बताता है कि उन सबको सटाइयूर सब जेल भेजना होगा। अब 8 लड़कियों को सटाइयूर सब जेल ले जाया जाता है, लेकिन वो सब गाड़ी में अजनबियों की तरह बैठी हैं। यहाँ उलगू गाड़ी में रोने लगती है, लेकिन उसके आंसू पोंछना तो दूर, कोई प्यार के 2 शब्द तक नहीं बोलता। इसी जेल में नंदिनी भी है और सक्करई नंदिनी को सब बताता है और नंदिनी से उन लड़कियों के करीब जाके सब पता करने की कोशिश करने के लिए बोलता है। और सक्करई ने वार्डन से भी बोल दिया है कि उनको नंदिनी के ब्लॉक में ही रखे। 8 लड़कियों का सामना भानु से होता है। भानु उनको देख के बोलती है, बड़ा चिकना माल आया है इस बार तो। फिर उनके गहने उतरवाए जाते हैं। उसके बाद उनके बाल खुलवा के चेक किया जाता है कि कहीं बाल में तो कुछ छुपाया नहीं है। अच्छा, यहाँ पे एक फनी बात मुझे याद आई। पाताल लोक सीजन 1 याद है? चीनी जो एक्चुअली लड़का था और वो लड़कियों की तरह रहता था, और मंजू जी कॉल पे इतना बिजी थी कि जब वो कपड़े उतारता है तो वो देखती ही नहीं कि वो असल में लड़का है, और उसको एक औरत के साथ लॉकअप में बंद भी कर दिया था। बड़ा बवाल होता है। किस किस को याद है कमेंट में जरूर बताइए। लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। अब इनके कपड़े उतरवाए जाते हैं और फिर भानु ग्लव्स पहन के बॉडी कैविटी सर्च भी करती है। अब जैसे ही लड़कियां जेल के अंदर जाती हैं, कुछ औरतें उनको देख के अजीब सी बातें चिल्लाती हैं, जैसे कि इस छमिया के साथ आज रात का जुगाड़ हो गया, रात में आऊं क्या। लेकिन लड़कियां उन औरतों पे ध्यान न देके अंदर चली जाती हैं। अब खाना खाते टाइम मेस में नंदिनी जगह जगह उनका साइड लेती है, लेकिन वो लोग उसे भी इग्नोर कर देती हैं। और अजीब बात यह है कि वो लोग सब एक दूसरे से बात तक नहीं करती, एकदम अलग अलग रहती हैं। अगर सच में भी वो लोग एक दूसरे को नहीं जानती तो एक गाड़ी में जेल आई हैं, एक साथ ही सब झेल रही हैं, ऐसे में बात करने ही लगती। तो इससे तो ऐसा ही लग रहा है कि वो सबको दिखाना चाहती हैं कि उनका एक दूसरे से कोई लेना देना नहीं है, और इसीलिए एक दूसरे की मदद के लिए भी वो आगे नहीं आ रही हैं। इधर आज मूर्ति बड़े अच्छे मूड में है। वो सक्करई को बताता है कि मिनिस्टर के घर चोरी हो गई थी, और वो चोरी मिनिस्टर के साले ने की थी, और चोरी मिनिस्टर ने खुद ही करवाई थी। लेकिन मूर्ति ने केस सॉल्व कर दिया, जिसकी वजह से उसको पनिशमेंट ड्यूटी करनी पड़ी। पूरे 12 साल मिनिस्टर के घर, जहां उसको नौकरों की तरह मिनिस्टर के पर्सनल काम करने पड़ते थे, जैसे कि बच्चों को स्कूल से लाना ले जाना, सब्जी भाजी लाना, और इस सब ने मूर्ति की ड्यूटी की चाह खत्म कर दी। नहीं तो वो भी ईमानदारी से ड्यूटी करता था। इधर रात में वीरा और मुप्पी को नंदिनी वाले सेल में सोने के लिए लाया जाता है, और नंदिनी जानबूझ के विमला से चेलप्पा के बारे में बात करती है कि कल मुझे चेलप्पा सर की बीवी को कॉल करना है। ये सुनते ही वीरा पूछती है कि तुम चेलप्पा को कैसे जानती हो? नंदिनी बोलती है कि वो मेरे वकील थे, तुम जानती हो उन्हें। लेकिन वीरा बिना कोई जवाब दिए सो जाती है। अब रात में अचानक मुप्पी को झटके आने लगते हैं, मुंह से झाग निकल रहा होता है, और नंदिनी उसकी मदद करती है। इस टाइम भी वीरा देख रही होती है जैसे बाकी सब देख रहे थे, लेकिन वो मुप्पी की मदद के लिए नहीं आती। आज चेलप्पा का अंतिम संस्कार है, लेकिन सुंदर कहीं नहीं मिल रहा है, तो सक्करई धामू को ढूंढने त्योहार में जाता है। धामू वैसे तो राजा बना था, लेकिन चेलप्पा की याद में उसने वकील का वेश बनाया हुआ है, और क्योंकि उसने तावीज या कवच बांधा हुआ है तो वो दाह संस्कार में शामिल नहीं हो सकता। लेकिन सुंदर कहाँ होगा वो उसे पता है। असल में त्योहार में सारे लोग जिनको विश्वास है वो अलग अलग वेश बना के वहाँ आते हैं और भीख मांगते हैं। इसमें बड़े बड़े करोड़पति लोग भी होते हैं जो अपना काम छोड़ के आते हैं। अब आप सोच रहे होंगे भीख मांगते हैं करोड़पति लोग, तो हाँ, वो अपने अहंकार को त्यागने के लिए ये करते हैं। दामू बताता है कि इस त्योहार का असली मतलब आखिरी दिन सामने आता है, जब असुर वध के बाद लोग समंदर में डुबकी लगा के अपना वेश त्याग देते हैं। तो अपने वेश के साथ वो अपना गुस्सा, जलन, पछतावा, पाप और अहंकार भी धो देते हैं, और एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। अब ये लोग सुंदर के पास पहुंचते हैं, जो शराब के नशे में धुत है। सक्करई उसे होश में लाने की कोशिश करता है कि चलो भाई, सब वेट कर रहे हैं। तब सुंदर बोलता है कि उसने कई सालों से अपने बाप से बात नहीं की थी, और आज बॉडी मिलने के बाद उसे ये एहसास हुआ कि अंतिम संस्कार के बाद सब खत्म हो जाएगा, वो कभी अपने पापा से मिल भी नहीं पाएगा। अब यहाँ सभी काफी इमोशनल हो जाते हैं।
धामू भी बहुत रोने लगता है। अब ये लोग सुंदर को अपने साथ ले जाते हैं, लेकिन वो इतना नशे में है कि मुखाग्नि देते टाइम वो चल भी नहीं पा रहा। धामू जो दूर खड़ा देख रहा था वो भाग के आता है और अपना तावीज निकाल के सुंदर को सहारा देके चेलप्पा को मुखाग्नि देने में मदद करता है। और इसी के साथ एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। और आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, ठीक है? अब मिलते हैं एपिसोड 4 में।